हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में बात होगी भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के नए टारगेट की, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वो ये कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले दावे को छोड़कर अब ये एक नया दावा किया गया, जिसके बाद नया सवाल है कि क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत वाकई दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। अगले कुछ सालों में भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है, लेकिन कैसे? इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में देखेंगे कि इस पर रिसर्च क्या कहता है। ये एनालिसिस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वालों को जरूर पसंद आएगी। बस आप वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले ये जानना दिलचस्प है कि कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के इस दावे का समर्थन कर दिया। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी कहा, भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है और ये सच है, भले ही 2024 के चुनाव के बाद सरकार कोई भी बनाए। जयराम रमेश ने कहा कि अंकगणित के हिसाब से जो होना बिल्कुल पक्का होता है, उस पर व्यक्तिगत तौर पर गारंटी देना मोदी जी की खासियत है। यानी जयराम रमेश के ट्वीट का एक लाइन में अगर मतलब निकालें तो इसका बीजेपी के नारे मोदी है तो मुमकिन है से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी के दावे और उस पर कांग्रेस के जवाब के बाद देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के मुताबिक भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए भारत को ज्यादा नहीं, हर साल 6% की रफ्तार से विकास करना होगा। यानी अगर भारत सिर्फ 6% की विकास दर से आगे बढ़ेगा तो 2027 तक देश की जीडीपी 5100 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाएगी। 2027 में सरकार किसी भी पार्टी की होगी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी देश के लिए बड़ी बात होगी। लेकिन इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है। 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने हाल के वर्षों में बहुत तेजी से विकास किया है। भारत अपने 8-9% के लक्ष्य से पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट में हमसे ऊपर के देशों की जीडीपी बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। कैसे? अब ये देखिए। पहले बात उन देशों की जो हमसे ऊपर हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल शुरू होने के बाद के ही आंकड़े को देखते हैं। 2014 से 2023 तक अमेरिका की जीडीपी 54% बढ़ गई। इसे और आसान शब्दों में समझना हो तो मान लीजिए कि अमेरिका की जीडीपी 2014 में $100 थी तो 2023 में $154 हो गई। अब इसी तरह चीन की जीडीपी में कुल 84% की बढ़ोतरी हुई और भारत की जीडीपी कुल 83% बढ़ी। यानी भारत की रफ्तार सबसे विकसित देश अमेरिका से ज्यादा रही। हालांकि एशिया के 2 सबसे बड़े विकासशील देश चीन और भारत आसपास ही रहे। अब उन 5 देशों का हाल देखिए जिन्हें इन 9 सालों में हमने पीछे छोड़ा है, जिसमें थोड़ी बहुत अच्छी रफ्तार ब्राजील की कही जा सकती है, जिसकी जीडीपी 2014 के बाद करीब 15% बढ़ी। लेकिन बाकी देशों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि 2014 के बाद से ब्रिटेन की जीडीपी 3% बढ़ी। यानी पिछले 9 सालों में सिर्फ 3% का इजाफा। फ्रांस की जीडीपी 9 सालों में सिर्फ 2% बढ़ी। इसी तरह रूस की जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई तो इटली की जीडीपी करीब करीब बराबर। अब आप बात समझ रहे होंगे कि जीडीपी की रेस में हम तेज नहीं दौड़े, बल्कि हमारे कॉम्पिटिटर बहुत धीरे दौड़ रहे थे, जिनके चलते भारत 9 सालों में 10वें नंबर से 5वें नंबर तक पहुंच गया और आगे भी यही होने वाला है। क्योंकि जब 2027 तक भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा तो 2023 की तुलना में हमारी जीडीपी में 38% की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जापान और जर्मनी जो फिलहाल तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, 2027 तक इन दोनों देशों की जीडीपी 3-4 सालों में सिर्फ 15% बढ़ेगी। इस तरह उनकी धीमी रफ्तार की वजह से हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों जापान या तमाम यूरोपीय देश विकास दर के मामले में पिछड़ गए या ठहर गए? इसके पीछे 3 मुख्य वजहें मानी जाती है। पहली वजह 2008 की मंदी मानी जाती है, जिससे ये पश्चिमी या यूरोपीय देश आज तक उबर नहीं पाए हैं। दूसरी वजह कामकाजी लोगों की आबादी का कम होते जाना और बुजुर्गों की आबादी का बढ़ जाना। तीसरी वजह है विकसित देशों में विकास की संभावनाओं का कम होते जाना। भारत इन सब से बेफिक्र है। 2008 की मंदी ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया
और भारत आज भी विकसित नहीं, एक विकासशील देश है, जहां बड़ी आबादी और बड़े वर्कफोर्स के साथ विकास की संभावनाएं असीमित हैं। विकसित देशों में अमेरिका अपवाद है, बाकी सभी देशों की विकास दर थम चुकी है, लेकिन भारत और चीन सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे आप स्टॉक मार्केट के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे लार्ज कैप वाले शेयर या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट की संभावना कम रहती है, क्योंकि वो पहले ही हाई प्राइस पर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्मॉल कैप या मिडिल कैप के फंड में प्रॉफिट ज्यादा होती है, क्योंकि वैसी कंपनियों में ग्रोथ की संभावनाएं भी ज्यादा रहती हैं, बशर्ते कंपनी का प्रमोटर या म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर समझदार हो। भारत की ग्रोथ स्टोरी में यही हुआ है। चाहे 2014 से 23 तक मोदी सरकार हो या 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जैसा आर्थिक मैनेजर रहा हो, मोदी राज में भी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने बड़ा झटका दिया, तो मनमोहन राज में भी 2008 जैसी बड़ी मंदी आई। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि 2004 से 14 के बीच भारत की जीडीपी मोदी राज की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ी, और ये बात कोई परसेप्शन पर आधारित नहीं है। इकोनॉमी की बात आंकड़ों के आधार पर होती है। आंकड़े बताते हैं कि 2004 में भारत की जीडीपी थी 722 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2014 में देश की जीडीपी हुई 2040 बिलियन डॉलर, जिसे आप 2.04 ट्रिलियन डॉलर भी कह सकते हैं। जबकि 2023 में देश की जीडीपी है 3738 बिलियन डॉलर, यानी 3.7 ट्रिलियन डॉलर। यानी 2004 से 14 तक 10 सालों में देश की जीडीपी में 1318 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2014 से 23 तक के 9 सालों में जीडीपी 1698 बिलियन डॉलर बढ़ी। 2014 से 23 तक जीडीपी में कुल बढ़ोतरी का फिगर आपको ज्यादा लग सकता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का कमाल है, इसीलिए एक्चुअल ग्रोथ परसेंटेज में देखी जाती है। 2014 से 23 के बीच देश की जीडीपी कुल 83% बढ़ी, लेकिन 2004 से 14 के बीच मनमोहन राज में जीडीपी में करीब 183% की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि 2004 में जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं थी। इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को आसानी से समझने के लिए आप एक बार फिर किसी इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट कैलकुलेशन का सहारा ले सकते हैं। किसी भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर की मदद से इसे आसानी से कोई भी समझ सकता है, जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है, और यही फिलहाल भारत की जीडीपी के मामले में हो रहा है। अब इसमें हर 5 साल बाद औसतन ग्रोथ रेट के बावजूद बड़ा उछाल दिखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जीडीपी के इस पूरे गुणागणित को आप समझ गए होंगे, लेकिन अब एक लाइन में ये भी जान लीजिए कि किसी देश की जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ने से देश के आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। ये गारंटी आती है पर कैपिटा जीडीपी से, और इस मामले में हम आज भी दुनिया में तीसरे, चौथे, पांचवें नहीं बल्कि काफी पीछे हैं। पर कैपिटा जीडीपी में भारत दुनिया में 128वें नंबर पर है। पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है और इसमें हम पीछे क्यों हैं, इसकी चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो और लंबा हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।